अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से रिएक्ट जेएस फॉर बिगिनर्स की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा रिएक्ट जेएस फॉर बिगिनर की सीरीज़ का 9वां हिस्सा है, मतलब पार्ट 9th है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि फॉर्म्स को हम रिएक्ट जेएस के अंदर कैसे हैंडल कर सकते हैं और किस तरीके से हम उनको यूज़ कर सकते हैं एज अ रिएक्टिव कंपोनेंट या एज अ रिएक्ट कंपोनेंट। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमारा जो लास्ट प्रोजेक्ट था जिसमें हमने लिस्ट एंड कीज़ को डिस्कस किया था वो नज़र आ रहा होगा। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे फॉर्म्स की, किस तरीके से हम फॉर्म्स को हैंडल कर सकते हैं इनसाइड रिएक्ट जेएस। तो मैं यहाँ पर शुरू करने से पहले बताता चलूँ आपको, मतलब इस ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले, कि जो फॉर्म्स होते हैं उनको थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से रिएक्ट जेएस के अंदर हैंडल किया जाता है। मतलब जो नॉर्मल हम जावास्क्रिप्ट या एचटीएमएल या किसी भी दूसरी लैंग्वेज के थ्रू हैंडल करते हैं फॉर्म्स को, उस तरीके से हैंडल नहीं किया जाता, बल्कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है और मैं आपको जो इसका बेस्ट तरीका है वही बताऊंगा यूज़ करने का। तो चलिए प्रैक्टिकली इसको शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर इसको कमेंट आउट करता हूँ सबको। सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट टाइप्स की, जिसमें हमारे पास इनपुट टाइप टेक्स्ट, ईमेल, नंबर वगैरह दूसरी चीज़ें आती हैं। उनको कैसे हम हैंडल करते हैं, या ऐसे ऐसे इनपुट एलिमेंट जिनका एट्रीब्यूट होता है हमारे पास वैल्यू के नाम से, तो उनको कैसे हैंडल करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक क्लास बना लेता हूँ माई फॉर्म के नाम से, जिसको हम एक्सटेंड करेंगे रिएक्ट डॉट कंपोनेंट से, और इसके अंदर हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, उसको पास करेंगे प्रॉप्स की वैल्यूज़। फिर हम सुपर मेथड इसके अंदर कॉल करेंगे, यहाँ पर हम सुपर मेथड कॉल करेंगे और उसको पास कर देंगे प्रॉप्स को। फिर हम यहाँ पर एक स्टेट ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास स्टेट है, कोई भी हमने इनपुट वैल्यू लेनी है तो जहन में रखिए, सपोज मैं यहाँ पर उसका नाम दे देता हूँ यूज़र नेम। तो आपने जो चीज़ जहन में रखनी है कि जो नाम आपने यहाँ पर प्रॉपर्टी में देना है, मतलब स्टेट के अंदर जो नाम भी की वैल्यू देनी है प्रॉपर्टी की, वही नेम आपने यूज़ करना है जब आपने उसको रेंडर मेथड के अंदर कॉल करना है। तो यहाँ पर फिर हम एक फॉर्म ले लेते हैं, दिस डॉट हैंडल फॉर्म का मेथड, दिस डॉट हैंडल फॉर्म डॉट बाइंड दिस। तो हम उसको बाइंड कर देते हैं इस कंपोनेंट के साथ। तो दूसरी चीज़ ये है कि जो हम इवेंट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करते हैं, मतलब जब नॉर्मली फॉर्म सबमिट करते हैं तो वो उस यूआरएल को हिट करता है जो हमने एक्शन एट्रीब्यूट में दी होती है फॉर्म के, या अगर हमने वो एट्रीब्यूट ना यूज़ किया हो तो वही जो पेज है वो रिफ़्रेश हो जाता है। जबकि सिंगल पेज एप्लीकेशन का मोटो ये होता है उसका कि उसमें पेज रिफ़्रेश नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम जावास्क्रिप्ट के अंदर भी जब अजैक्स को यूज़ करते हैं तो इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का मेथड कॉल करते हैं जावास्क्रिप्ट का। तो यहाँ पर भी हम हैंडल फॉर्म में यही काम करेंगे। तो यहाँ पर मैं हैंडल फॉर्म का मेथड क्रिएट करता हूँ और उसको पास करूँगा ई या इवेंट। तो मैं ई पास करता हूँ, तो ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट को मैं कॉल कर लेता हूँ। तो इस तरीके से हमारा जो फॉर्म है वो प्रिवेंट हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक सबमिट नहीं होगा, बल्कि हम उसकी वैल्यूज़ को प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक और वेरिएबल लेते हैं, मेथड लेते हैं इवेंट हैंडल इनपुट को, कि हम जो इनपुट्स आ रही हैं उनको कैसे हैंडल करते हैं। अब उसको हैंडल करने का जैसे मैंने तरीका बताया आपको, कि यहाँ पे जो नेम हम स्टेट का नेम दे रहे हैं वही नेम हम जो है उस एट्रीब्यूट का देंगे जब हम उसको रेंडर करेंगे। इस तरीके से पहले मैं यहाँ पर रेंडर का मेथड कॉल करता हूँ और यहाँ पर रिटर्न करता हूँ फॉर्म को। एक्शन की हमें ज़रूरत नहीं है, ऑन सबमिट इज इक्वल टू दिस डॉट हैंडल फॉर्म, ताकि वो प्रिवेंट हो जाए। उसके बाद यहाँ पर हम इनपुट टेक्स्ट लेते हैं एज अ इनपुट टाइप, और उसको अब जो नेम देंगे, जहन में रखिए ये जो नेम एट्रीब्यूट है इसको सेम यही वाला हम नेम देंगे, ये वाला जो हमने सेट स्टेट के साथ यूज़ किया, यही वाला हम यहाँ पर नेम दे देंगे। और इसको वैल्यू हम दे देंगे दिस डॉट स्टेट डॉट यूज़र नेम, मतलब डेफिनेटली इस यूज़र नेम को हम यहाँ पर डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं। आईडी की जगह पर हम लिख देंगे ऑन चेंज इज इक्वल टू दिस डॉट हैंडल, डॉट में नहीं लगा, हैंडल इनपुट मेथड को कॉल करो। अब इसमें इवेंट पास होगा, तो यहाँ पर मैं एक कांस्टेंट नेम ले लेता हूँ और इसको कहता हूँ इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट नेम।
मतलब जिस इवेंट के थ्रू पास हुआ है वो इनपुट हैंडल कॉल हुआ है, उसका जो टारगेट है, उसका जो नेम है, वो नेम वेरिएबल में स्टोर कर दो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस नेम वेरिएबल को हमने असाइन करना है स्टेट के साथ, तो दिस डॉट सेट स्टेट करेंगे हम। और यहाँ पर नॉर्मली हम वेरिएबल नेम जैसे यूज़र नेम है स्टेट के अंदर, तो वो हम देते हैं जो नॉर्मली हम काम करते हैं। तो यहाँ पर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू दे देंगे। अब ये क्या करेगा, ये हमने एक स्टैटिक कर दिया डाटा, ये हमेशा जो भी ऑन चेंज होगा वो यूज़र नेम में ही डाटा सेव करेगा, जबकि हम इसको डायनामिक करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम फिर यहाँ पर नेम वेरिएबल को इस तरीके से कॉल करेंगे कि इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम कॉल करेंगे इस नेम वेरिएबल को, जो भी आपने यहाँ पर नेम दिया हो वेरिएबल नेम, वो हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल इनपुट्स हैं, एक से ज़्यादा इनपुट्स हैं, तो वो एक ही, जैसे मैं यहाँ पर एक और इनपुट लगा लेता हूँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर हमारे पास एक और टाइप है जिसकी टाइप टेक्स्ट है और उसका जो नेम है वो यूज़र ईमेल है, और वो भी हैंडल इनपुट को ही कॉल कर रहा है। और यहाँ पर हमारे पास यूज़र ईमेल है, तो यहाँ पर भी हम यूज़र ईमेल ले लेते हैं, उसको एम्प्टी रखते हैं। अब ये क्या होगा कि हमें यही मेथड जो है इन दोनों इनपुट्स को हैंडल करेगा। किस तरीके से, यहाँ पर मैं एक BR भी लगा देता हूँ ताकि वो लाइन ब्रेक हो जाए, नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। यहाँ पर भी एक BR लगा देते हैं और यहाँ पर हम इनपुट सबमिट ले लेते हैं और सबमिट सेव करूँगा मैं इसको। तो यहाँ पर हमारे पास, सॉरी रेंडर नहीं किया अभी तक मैंने सॉरी, तो लिखूँगा रिएक्ट डोम डॉट रेंडर और माई फॉर्म, और इसको मैं डिस्प्ले कराऊंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ऐप के अंदर। आप इस जगह क्यूरी सिलेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। सेव करूंगा इसको। तो अब हमारे पास कह रहा है रिएक्ट डोम इज़ नॉट डिफाइंड, तो इसे स्पेलिंग गलत, रिएक्ट डोम है ये। तो अब हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं दो इनपुट फील्ड्स आ रही हैं, एक में हम यूज़र नेम दे सकते हैं, सपोज मैं यहाँ पर, अब वो क्या कह रहा है, यहाँ पर एरर आ रहा है कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी सेट स्टेट, सो दिस डॉट सेट state cannot read property set state value is equal to this value is this dot state dot username। और यहाँ पर हम सपोज ईमेल दे देते हैं, नहीं ये तो खैर इसका मसला नहीं, कि दिस डॉट सेट स्टेट को क्यों प्रॉब्लम कर रहा है, दिस डॉट कह रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी सेट स्टेट ऑफ अनडिफाइंड, अच्छा ऑन कॉल बैक, अच्छा सॉरी, हमने जो मेथड क्रिएट किया हैंडल इनपुट का, उसको हमने बाइंड नहीं किया यहाँ पर, तो इस वजह से वो इसको प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये सेव किया, अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बल्कि हैंडल डॉट, सॉरी मैं यहाँ पर डॉट बाइंड लिखना भूल गया। अब ये हमारा फॉर्म ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम लिखते हैं इमरान और यहाँ पर मैं अपना ईमेल कोई भी दे देता हूँ, तो सबमिट करता हूँ। तो अब ये हमारा जो फॉर्म है ये प्रॉपरली काम कर रहा है। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं अलर्ट दिस डॉट स्टेट डॉट यूज़र नेम प्लस दिस डॉट स्टेट डॉट यूज़र ईमेल। तो अब हम इसको दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ पर मैं इमरान लिखता हूँ और यहाँ पर मैं कोई भी ईमेल एड्रेस लिखता हूँ अपना, ये वाला लिख देता हूँ। अब मैं जब सबमिट करूँगा तो ये अलर्ट में शो हो जाएगा हमें नेम भी और ईमेल एड्रेस भी, जो भी आपने लिखा है। तो इस तरीके से हम जो है रिएक्ट जेएस के अंदर फॉर्म्स को हैंडल करते हैं। तो ये तो हमने देखा इनपुट को। इसके अलावा हमारे पास दो चीज़ें और होती हैं, एक होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट जिसको हम सेलेक्ट और ऑप्शंस के साथ यूज़ करते हैं, और दूसरा टेक्स्ट एरिया होता है। सिलेक्ट जो है उसमें भी हमारे पास जो प्रॉपर एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है रिएक्ट जेएस के अंदर वो है वैल्यू। उसमें हम यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि उसको कैसे यूज़ करते हैं। सपोज यहाँ पर हमारे पास एक सिलेक्ट का एट्रीब्यूट है, सॉरी एलिमेंट है, उसको नाम हम दे देते हैं कंट्री, और यहाँ पर भी हम दे देते हैं कंट्री, और यहाँ पर हम लिख देते हैं डिस्क्रिप्शन। तो कंट्री के बाद हमने यहाँ पर आईडी की ज़रूरत नहीं है हमें, और यहाँ पर हम देंगे वैल्यू, ध्यान में रखिएगा। तो दिस डॉट स्टेट डॉट कंट्री, तो यहाँ पर ऑन चेंज इज इक्वल टू दिस डॉट हैंडल इनपुट। तो चूंकि इसमें भी वैल्यू है हमारे पास, तो इसका मतलब है हम इसको इसी मेथड के थ्रू हैंडल इनपुट के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। तो ऑप्शंस में वैल्यू दे देता हूँ मैं पाकिस्तान,
फिर उसके बाद यूएसए, फिर उसके बाद ऑप्शन में मैं दे देता हूँ इंग्लैंड, और यहाँ पे इंग्लैंड लिख देता हूँ। ये 3 वैल्यूज़ मैंने दी। इसी तरीके से हम जो टेक्स्ट एरिया है उसको भी हम नेम दे देते हैं, लाइक डिस्क्रिप्शन, और आईडी की हमें ज़रूरत नहीं है, इसकी जगह हम यूज़ करेंगे वैल्यू को, और दिस डॉट स्टेट डॉट डिस्क्रिप्शन। एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, अगर आपको भौंकने, कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही है जो मेरे व्लॉग्स में अक्सर आपको नज़र आएगा, लैसी उसकी आवाज़ आ रही है, तो सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस। तो खैर एनीवेज, नेम हमने डिस्क्रिप्शन, वैल्यू हमने ये दे दी, और ऑन चेंज हमने कॉल कर दिया दिस डॉट हैंडल इनपुट को। सिंपली ये हमने किया। अब हमारा जो इनपुट है वो चेंज हो चुका होगा, ये देख सकते हैं। ये थोड़ा प्रॉब्लम आया, बी आर नहीं लगाया हमने। अच्छा, मैं इसमें कोई स्टाइलिंग वगैरह नहीं कर रहा, तो क्योंकि हमारा मकसद स्टाइलिंग सीखना नहीं है, वो हम जब क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट उसमें हम स्टाइलिंग करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं सिंपली डिफ़ॉल्ट फॉर्म्स को यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ये कंट्रीज़ आ गए, जो भी कंट्री हम सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर आई एम फ्रॉम इंग्लैंड जो भी मैंने लिखा इसको मैं सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पर हम सॉरी, हमने यहाँ पर चेंज नहीं किया, दिस स्टार्ट स्टेट कंट्री और डिस्क्रिप्शन सेव किया। अब मैं इसमें से पाकिस्तान, तो आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो सबमिट करूँगा तो आई एम फ्रॉम पाकिस्तान लिखा हुआ आ रहा है, और कंट्री क्यों नहीं लिखा हुआ आ रहा, दिस डॉट स्टेट कंट्री, और दिस डॉट स्टेट कंट्री, COUNTRY कंट्री, सेलेक्ट नेम ऑप्शन वैल्यू। तो यहाँ पर जब आई एम फ्रॉम पाकिस्तान लिखा हुआ आ रहा है तो यहाँ पर कंट्री नेम भी आना चाहिए था, तो ये कंट्री क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पर। वैल्यू इज इक्वल टू दिस, और ऑन चेंज लगाया हुआ हमने, ठीक है। नेम इज इक्वल टू दिस डॉट ई डॉट टारगेट डॉट नेम, तो कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को, सेव करते हैं हम। यहाँ पर मैं कुछ टाइप करता हूँ तो ये वैल्यूज़ यहाँ पर सही टाइप हो रही हैं, और जब ये कंट्री सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर कंट्री भी ठीक आ रहा है। हाँ, अब ठीक हो गया ये। आई थिंक आई एम नॉट श्योर क्या प्रॉब्लम थी, अभी तो ये ठीक चल रहा है। मैंने हाँ आई ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो कंट्री था वो हमने यहाँ पर देना है जो सिलेक्टेड हो, ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। पाकिस्तान अब चूँकि टॉप पे है तो मैंने यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान दे दिया, ताकि जब मैं इसको सबमिट करूँ तो वो वाली आईडी, अदरवाइज़ अगर ब्लैंक होगा और हमने चेंज इवेंट को कॉल नहीं किया तो यहाँ पर वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब ये देख सकते हैं यूएसए हो गया और इंग्लैंड। तो इस तरीके से हम जो है वो हैंडल कर सकते हैं टेक्स्ट एरिया और सिलेक्ट को। तो चलिए अब दोस्तों, अब हम बात करेंगे चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन्स की। तो ये दोनों जो हमारे पास चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन होते हैं, इनके अंदर भी हमारे पास वैल्यू की प्रॉपर्टी होती है और एक दूसरी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है जिसका हम कहते हैं चेक्ड या सिलेक्टेड, जिसकी सूरत में हमें पता चल जाता है कि ये जो रेडियो बटन या चेक बॉक्स है ये सिलेक्टेड है या ये चेक्ड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हमारे पास एक इनपुट रेडियो है तो नेम उसका हम वही देंगे जैसे मैंने बताया था। सपोज़ अब मैं यहाँ पर एक वैल्यू ले लेता हूँ एम स्टेटस, मतलब मैरिटल स्टेटस, मैरिड है या अनमैरिड है या डिवोर्स्ड है, क्या है उसका स्टेटस। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको एम्प्टी रखते हैं, या अगर आपने जो भी बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सेलेक्टेड रखा हो उसको वैल्यू, उसकी वैल्यू यहाँ पर आप डिफ़ाइन करेंगे। तो नेम में हम एम स्टेटस, सेम नेम जो देंगे यहाँ पर एम स्टेटस, और आईडी की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर अब हम इसकी वैल्यू को यूज़ करते हैं दिस डॉट एम स्टेटस। जो रेडियो बटन होते हैं उसकी एक खसूसियत होती है कि उसका जो नेम है वो सेम होना चाहिए जितने भी एक टाइप के रेडियो बटन हैं। अब ये तीनों, अगर 3 रेडियो बटन हमने लगाए हैं, तीनों रिलेटेड है स्टेटस से, मतलब एक में वैल्यू आ रही है हमारे पास मैरिड, एक में वैल्यू आ रही है हमारे पास अनमैरिड, एक में हमारे पास वैल्यू आ रही है डिवोर्स। तो मैं यहाँ पर फिर हमें यहाँ पर ये स्टेटस की वैल्यू शो करने की ज़रूरत नहीं होती हमें। हम यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू के अंदर लिख देते हैं एम, और यहाँ पर लिख देंगे यू अनमैरिड मतलब, और डी लिख देंगे मतलब डिवोर्स्ड, एम यू एंड डी। तो इसको बार हम यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं।
डॉट डाइवोर्स्ड, ये हमने इसको सेव कर दिया। तो अब हमारे पास ये चारों 3 ऑप्शंस आ गए हैं। जिस ऑप्शन को हम सिलेक्ट करते हैं वही ऑप्शन तीनों जगह पे शो हो जाता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर फॉर्म के अंदर। तो ये देख सकते हैं MUD है, तो मैं यहाँ पर अगर मैरिड सिलेक्ट करता हूँ और ये सिलेक्ट करता हूँ अनमैरिड या डिवोर्स्ड, तो उसकी वैल्यू को हमने इस M स्टेटस के अंदर यहाँ पर सेव करना है। मतलब अभी हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, M में U और D है। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है कि इसको चेंज सबमिट पे हमने इसको चेंज इवेंट पे हमने इसको टारगेट ले लिया, नेम ले लिया। अब नेम तो सारा सेम होगा, तो e.target.value में वो सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम इसको ऑन इवेंट कॉल करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं ऑन चेंज इज इक्वल टू दिस डॉट हैंडल इनपुट। तो अब इसी मेथड को हम यहाँ पर भी कॉल कर लेते हैं और यहाँ पर भी कॉल कर लेते हैं। सेव करेंगे इसको। तो यहाँ पर अलर्ट में अब हमें सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले कराना है दिस डॉट स्टेट डॉट M स्टेटस। मतलब जो भी स्टेटस सिलेक्टेड होगा, अगर कोई भी सिलेक्टेड नहीं है तो यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग आएगा। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो M आएगा, डिस्प्ले होगा। आप देख सकते हैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो U लिखा हुआ आएगा अनमैरिड। अगर इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो D लिखा हुआ आएगा अलर्ट में। तो इस तरीके से हम जो है हैंडल कर सकते हैं इसको रेडियो बटन को। तो सेम जो तरीका है वो चेक बॉक्सेस का भी है, लेकिन चेक बॉक्सेस में थोड़ा सा चेंज है। और वो चेंज ये है कि चेक बॉक्स जो होते हैं उनकी वैल्यूज़ जो हैं उनको हम एक टाइम में मल्टीपल वैल्यूज़ को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब उसमें जो वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं वो एरे की सूरत में आ जाती हैं। तो अब हमने जो हैंडल करना है वो हैंडल करना है सेम M स्टेटस को। सपोज हम यहाँ पर इसको स्किल्स कह देते हैं, ठीक है। तो अब हमने करना क्या है कि हमने फाइंड करना है कि जो जो चेक बॉक्सेस चेक्ड हैं उनकी वैल्यूज़ को हम सेव करना चाह रहे हैं उसके अंदर, क्या कहते हैं उसको, अलर्ट के अंदर। तो यहाँ पर नेम हमने दे दिया, वैल्यू हम दे देते हैं प्रोग्रामिंग, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रोग्रामिंग और BR टैग लगा देते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको फ़िलहाल मैं आपको समझाने के लिए 2 ही यूज़ करता हूँ, प्रोग्रामिंग और डिज़ाइनिंग, और यहाँ पर भी डिज़ाइनिंग। अब ये जो हमारे पास है स्किल्स है, ये हमारे पास एक एरे होगी, ठीक है। ये एज एन एरे पास होगा। यहाँ पर अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ ई डॉट टारगेट को, तो यहाँ पर हमें ऑन चेंज इवेंट नहीं चाहिए, बल्कि जब हम इसको सिलेक्ट कर लें और जब हम सबमिट करें तो ये वैल्यूज़ हमें पता होनी चाहिए। यहाँ पर अब कंसोल में देखते हैं हम, जब हम इसको सबमिट करें तो ये क्या करें कि हैंडल, बल्कि सब ऑन सबमिट हैंडल इनपुट करें ऑन क्लिक इज इक्वल टू, बल्कि इस तरीके से। तो ये हमारे पास अब हमने इसको वैल्यूज़ को, इन वैल्यूज़ को पुश करना है इस M स्टेटस के अंदर एज एन एरे। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं बल्कि यहाँ पर ऑन चेंज इज इक्वल टू दिस डॉट हैंडल इनपुट को ही कॉल कर लेते हैं, ठीक है। इसको कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो ये अब हैंडल इनपुट को कॉल करेगा। जब हम चेंज करेंगे इसको तो यहाँ पर सपोज मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास पूरा उसका जो आ रहा है, डाटा आ रहा है। और चूँकि स्किल्स हमने यहाँ पर रखा है तो हमारे पास जो स्किल्स हैं यहाँ पर वो इस तरीके से आएगी। और अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि इफ़ ई डॉट टारगेट डॉट सिलेक्टेड, ये चेक्ड, आई मीन सिलेक्टेड आई थिंक, तो दिस डॉट सेट नेम इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब ये एक जो है वो प्रोग्रामिंग वाला चूँकि हमने सेलेक्ट किया तो वो उसकी वैल्यू यहाँ पर है। अगर मैं डिज़ाइनिंग वाले को सिलेक्ट करूँगा तो डिज़ाइनिंग वाले की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर अलग अलग नाम रखने, सेम नाम रखने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर इसको प्रोग्रामिंग कह देते हैं और इसको हम डिज़ाइनिंग कह देते हैं, और यहाँ पर भी हम प्रोग्रामिंग और डिज़ाइनिंग कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम प्रोग्रामिंग प्लस
जो भी हम इसको वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाना चाहें हम वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारी वैल्यूज़ जो है इफ़ ईटा टारगेट सिलेक्टेड, तो फिर उसकी वैल्यू को वो उसमें सेव करेगा। तो इसकी जो भी वैल्यू है प्रोग्रामिंग है, मतलब यहाँ पर अब हमने इसको हार्ड कोडेड किया हुआ है प्रोग्रामिंग वैल्यू को। तो होगा क्या कि अगर मैं इसको चेक नहीं लगाता तो अनचेक्ड करता हूँ तो इसकी जो लास्ट वैल्यू है वो भी रिटेन रहेगी। तो मैं यहाँ पर एल्स लगा लेता हूँ, दिस डॉट सेट स्टेट और नेम ही, बल्कि इसको एम्प्टी कर देता हूँ इस तरीके से, ताकि वो उसको खाली कर दे अगर वो चेक्ड नहीं है। मतलब एक दफ़ा मैं अगर चेक करके उसको दोबारा अनचेक कर दूँ, मतलब मैंने इसको एक दफ़ा चेक किया इस तरीके से, तो यहाँ पर हमारे पास इनपुट टाइप जो है वो प्रोग्रामिंग आ गया। और ये जो है अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ तो दोबारा से उसकी वैल्यू हमारे पास प्रोग्रामर आ रही है, लेकिन उसका जो स्टेटस है वो फॉल्स हो गया क्योंकि वो अनचेक्ड हो गया। तो इस तरीके से हम उसकी वैल्यूज़ को रिटेन कर सकते हैं। तो उसकी प्रोग्रामिंग वाली वैल्यू में वैल्यू चली जाएगी तो अलर्ट कर देंगे हम इसको। जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ तो दिस डॉट स्टेट डॉट प्रोग्रामिंग, आई थिंक मैंने यहाँ पर नेम में ठीक है, नेम में ठीक है, और यहाँ पर ई डॉट टारगेट डॉट नेम है, ठीक हो गया। इफ़ ई डॉट टारगेट डॉट चेक्ड, इस तरीके से चेक को देखते हैं, आई थिंक चेक्ड था, सिलेक्टेड नहीं था। तो इसको ऐसे क्लिक किया, सबमिट किया, तो हमारे पास प्रोग्रामिंग लिखा हुआ आ गया। डिज़ाइनिंग को करेंगे तो लिखा हुआ प्रोग्रामिंग ही आएगा क्योंकि हमने यहाँ पर जो अलर्ट करा रहे हैं वो सिर्फ प्रोग्रामिंग को करा रहे हैं। अगर यहाँ पर मैं डिज़ाइनिंग को डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ और मैं यहाँ पर प्रोग्रामिंग को सिलेक्ट करके सबमिट करता हूँ तो एम्प्टी आएगा क्योंकि हमने अभी तक डिज़ाइनिंग को सिलेक्ट नहीं किया। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर इसको, तो यहाँ पर डिज़ाइनिंग है, मैंने वैल्यू में वो डाल दिया था, तो इसको वैल्यू में डिज़ाइनिंग है और नेम में भी डिज़ाइनिंग है, ठीक है, अब ठीक हो गया। तो यहाँ पर अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो अब हमारे पास यहाँ पर डिज़ाइनिंग आ रहा है। तो मोस्टली हम इस तरीके से इनको हैंडल करते हैं, मतलब चेक बॉक्सेस को इंडिविजुअली भी, और अगर हम इसको एरे के थ्रू भी हैंडल करना चाहें तो हम इसको हैंडल कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पर मैं स्किल्स का एक एरे ले लेता हूँ, इस सूरत में स्किल्स का एक एरे ले लेते हैं हम। तो अब मुझे क्या करना होगा, हमें यहाँ पर पुश करना होगा, इसके अंदर स्किल्स के अंदर हमें वैल्यूज़ को पुश करना होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे स्किल्स और उसके बाद उसके अंदर हमें पुश करनी होगी जो भी उसकी वैल्यू है। मतलब यहाँ पर अब हम प्रोग्रामिंग इस तरीके से, कॉमा डिज़ाइनिंग, जो भी हम यहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं वो हम इसको इस तरीके से डिस्प्ले करवाएंगे स्किल्स। और इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, सेव करते हैं इसको और यहाँ पर हम स्किल्स को अलर्ट करवा लेते हैं। प्रोग्रामिंग को सिलेक्ट करता हूँ तो प्रोग्रामिंग हमारे पास आ गया, डिज़ाइनिंग को सिलेक्ट करता हूँ, डिज़ाइनिंग अब हमारे पास आ गई। अगर मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ तो हमारे पास जो लास्ट सिलेक्टेड है वो अब आ गई। मतलब मैं अगर इसको अनसेलेक्ट करके इस तरह करता हूँ तो अब ये डिज़ाइनिंग, मतलब ये जो डाटा है ये अपडेट नहीं, मतलब जो एरे में डाटा पुश नहीं हो रहा। हमारे पास जो स्किल्स हैं उसके अंदर हमने डाटा पुश करना है, तो हमारे पास इसके लिए हम यूज़ करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए हमें जब हम कोई भी एरे स्टेट के अंदर डिफाइन करते हैं तो उसकी स्टेट को हम चूँकि चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ उस वैल्यूज़ को अपडेट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें दैट सेट स्टेट यूज़ नहीं करना पड़ता, बल्कि हम यहाँ पर सिंपली करेंगे दिस डॉट स्टेट डॉट पुश और यहाँ पर हम एंड पे उस एलिमेंट को पुश कर देंगे, सपोज ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो इस तरीके से हमने उस वैल्यू को पुश कर दिया उस स्टेट के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट करता हूँ, दोनों सिलेक्ट करता हूँ, ये यहाँ पर दिस डॉट स्टेट, सॉरी दिस डॉट स्टेट डॉट स्किल्स डॉट पुश, क्योंकि ये हमारे पास जो एरे है वो स्किल्स के नाम से है, तो हम यहाँ पर उनको वैल्यूज़ को पुश कर सकते हैं। और अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो स्किल्स की एज एन कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ शो हो रही हैं। अगर मैं एक सिलेक्ट करता हूँ तो अब हमने यहाँ पर उसको पॉप भी करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने इसको जिस पे भी हम क्लिक करेंगे उसका वैल्यू अगर चेक्ड है तो वो उसको पुश करेगा, एल्स दिस डॉट स्टेट डॉट स्किल्स डॉट पॉप और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू हम पास कर देंगे। सेव करेंगे इसको। तो यहाँ पर अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो हमारे पास प्रोग्रामिंग आ गया।
अगर मैं इसको भी सिलेक्ट करता हूँ तो दोनों चीज़ें आ गई। अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ तो देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ प्रोग्रामिंग रह गई। अगर मैं इसको रखता हूँ तो डिज़ाइनिंग। तो इस तरीके से अब हम पुश और पॉप को यूज़ करते हुए वैल्यूज़ को इस एरे के अंदर पुश भी कर सकते हैं और इस वैल्यूज़ को एरे के अंदर से पॉप भी करा सकते हैं ईजीली। तो अब आप इसको जिस तरीके से भी हैंडल करना चाहें आप इसको हैंडल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे पास डिज़ाइनिंग और जो है वो एरे की सूरत में हमारे पास वैल्यू आ गई है। अगर मैं यहाँ पर इंटू ज़ीरो लिखता हूँ और इसको मैं डिस्प्ले करवाना चाहूँगा तो अब आप देखिएगा जो भी ज़ीरो पे वैल्यू होगी सिर्फ वो डिस्प्ले होगी। अब सिर्फ प्रोग्रामिंग डिस्प्ले हो रहा है, हालांकि दोनों सिलेक्टेड। अगर मैं डिज़ाइनिंग सेलेक्ट करता हूँ तो भी हमारे पास प्रोग्रामिंग ही डिस्प्ले हो रही है, क्योंकि इंडेक्स ज़ीरो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ और उस वजह से वो उसको ज़ीरो ही ले रहा है। तो अब यहाँ पर अनडिफाइन आ रहा है। अब मैं डिज़ाइनिंग को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर डिज़ाइनिंग आ रहा है। अब मैं प्रोग्रामिंग को सिलेक्ट करूँगा तो ज़ीरो इंडेक्स पे हमारे पास डिज़ाइनिंग ही है, तो डिज़ाइनिंग आएगी। तो इस तरीके से हम इसको एरे को हैंडल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे पास इसमें। अच्छा, एक मैं बताता चलूँ, इसमें एक एलिमेंट हमारे पास अभी रह गया जो कि फ़ाइल का एलिमेंट है, जिसके ज़रिए हम फाइल अपलोड कर सकते हैं। वो आगे चल के हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे। अभी ये इसमें उसका अभी यूज़ नहीं है। अभी आप इन्हीं की प्रैक्टिस कीजिए और इन्हीं को देखिए कि किस तरीके से हम फॉर्म्स को सबमिट कर सकते हैं यूजिंग दीज इनपुट टाइप्स। इनपुट टाइप फाइल को हम लेटर देखेंगे बाद में। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपना ये वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये ट्यूटोरियल भी आपको मेरे दूसरे ट्यूटोरियल की तरह पसंद आएगा और आप इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।